इससे मतलब सर हम ऐसे बता गया, हम आपसे ही पढ़ते हैं इसलिए हम आपकी क्लास में आते हैं कि नहीं हाँ पहले सर पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं, सही है सही है सही है। देखो तुम्हें भी पता बेनिफिट किस में है। सर आपके पढ़ाने के बाद ऐसा होता है ना कि हम देखते हैं तो चीजें समझ आ जाती हैं, अपनी तरफ से पढ़ते हैं ना ऐसा लगता है कि बस ऊपर से जाते हैं। बिल्कुल सही है। और ये आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। आपको लग रहा होगा कि दूसरे सही से कर रहे हैं और दूसरों को समझ आ रही होगी, तो मैं बता दूं उसको, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं होगी जितनी क्लैरिटी से आप समझ पाओगे, है ना। जब चीज़ें इजी करके जब मैं आपको दे देता हूँ और जब आप रीड करोगे तो वो एकदम से माइंड में चला जाएगा। उनको पहले वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें होती हैं, ठीक है। अनलेस वो भी अगर कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं तो। चलिए, कौन सा था हमारा? पढ़ ही नहीं सकता। वही है, मेन चीज़ है ना कि टेक्स्ट की नॉलेज, टेक्स्ट जो है ये आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है और इसको खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ते हैं तो प्रो लेवल काम हो गया फिर तो, समझ आ हाँ गया। यही चीज़ है। चलो, सिक्स्थ वाला था ना, हाउ टू अमेंड। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। कंटिन्यू, हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने GSTR 1 के बारे में कर रहे थे हम लोग, और GSTR 1 के बारे में हम लिख रहे थे हाउ टू अमेंड। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ ये सॉरी सर सॉरी स्क्रीन सॉरी शो सॉरी नहीं हो सॉरी रही। सॉरी सॉरी, एक सेकंड। अब शो हुई? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। चलिए दोस्तों, हाउ टू अमेंड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई furnished in GSTR 1 of prior tax period ठीक है। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, ए, और ये लिंक छोड़ रहा है कुछ कुछ। एरर इन द इनवॉइस, एरर इन द इनवॉइस uploaded in GSTR 1 of prior period can be rectified by way of amendment table given in GSTR 1 of subsequent period क्या बोल रहे हैं हम लोग? मैंने कहा कि एरर कोई भी अगर आया, एरर इन द इनवॉइस अपलोडेड इन GSTR 1, अगर GSTR 1 में अगर आपने कोई भी ऐसा इनवॉइस अपलोड कर दिया है जिसमें एरर था, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अमेंडमेंट टेबल नाम से। यानी अमेंडमेंट टेबल करके आएगी वहाँ पर, जब आप पोर्टल पर देखेंगे तो पोर्टल पर यहाँ से ऐसे करके टैब्स खुले होते हैं,
तो यहाँ पर टेबल्स दी होती है, इन टेबल को खोलोगे तो भाई आपको वो बोलेंगे कि भैया 2.5 लाख से ऊपर के इन्वॉइसेस यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यहाँ पर B2B डाल दो, यहाँ पर B2C डाल दो। तो ऐसे एक अमेंडमेंट टेबल होती है। तो अमेंडमेंट टेबल को खोलेंगे तो कौन सा इन्वॉइस अमेंडमेंट करना है, उसका इन्वॉइस नंबर डलेगा, वैल्यू क्या है, रेट क्या है, क्या कितना क्या चीज़ है, उसमें आप वो चीज़ डालेंगे। ऑटोमेटिकली जो आपका आपने जो इन्वॉइस अपलोड किया था वो क्या हो जाएगा, स्टैंड अमेंडेड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई थी क्या, ये वाली बात ठीक है क्या? चलें आगे। यस सर। अच्छा ये तो ये हो गया, लिखेंगे। सर हम स्टैंड अमेंडेड ही क्यों बोल रहे हैं? स्टैंड अमेंडेड का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जैसे ही अगर पोर्टल अपने आप ही अमेंड कर देता है उसको, तो उसको बोलते हैं स्टैंड अमेंडेड। समझ में आ रहा है? मतलब पोर्टल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपने किया और स्टैंड अमेंडेड मतलब क्या कि मतलब अपने आप ही कर दिया। आप मतलब कोई प्रायर परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं हुई किसी मैं बताऊं तो किसी टैक्स अथॉरिटी की, मतलब जो डिपार्टमेंट के जो प्रॉपर ऑफिसर है उनके परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है इसमें। ओके। चलो बी की बात करते हैं। बी कह रहे हैं कि इफ सप्लायर डिस्कवर्स, लिखो, इफ सप्लायर discovers any error or omission he shall rectify the same in tax period during which such error or omission is noticed. Such error or omission is noticed. जब भी आपको दिखेगी वो नोट, जब भी आपको दिखेगा वो एरर और ओमिशन, तब आप उसको क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। उसी ईयर में रेक्टिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब जैसे जब भी आपको पता लगेगा कि भैया गलती हुई थी पिछले में और आप अपने आप से करना चाहते हो, तो आपको आपके लिए वो ओपन रहेगा। आपको इनवॉइस नंबर वगैरह डालना होगा, नोटिस्ड, और वो उसको अमेंड कर पाओगे। एंड जैसे ही आपने अमेंडमेंट कर दिया, अगर कोई डिफरेंशियल टैक्स निकल रहा है कि भैया कम टैक्स पे किया था, उसके लिए वैल्यू कम लिख दी थी, अब वैल्यू ज़्यादा कर दिया आपने, तो उससे टैक्स भी ज़्यादा हो गया, या फिर रेट कम था, रेट ज़्यादा था, आपने कम लिख दिया था, तो अब टैक्स डिफरेंशियल टैक्स निकल रहा होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल टैक्स को क्या करना पड़ेगा, एंड डिफरेंशियल टैक्स विद इंटरेस्ट, with interest is to be paid क्या लिखा है, डिफरेंशियल टैक्स विद इंटरेस्ट is to be paid in the current tax period, if any। समझे या नहीं समझे, बोलो, ये लाइन समझ में आई? एक तो पहला बोलता है कि तुम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, अमेंडमेंट टेबल के थ्रू कर सकते हो। क्या पूछेंगे, किसके थ्रू कर सकते हो आप? अमेंडमेंट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा कौन से ईयर में कर सकते हो, जब नोटिस करो तब कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, डिफरेंशियल
टैक्स विद इंटरेस्ट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सी पॉइंट लिखो। टाइम लिमिट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओमिशन। क्या आप कभी भी मतलब मजे ले सकते हो इस चीज़ के साथ, या फिर आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि भैया ये टाइम लिमिट है, इसके अंदर अंदर आप कर देना, वरना नहीं। लिखो, क्या लिखें? टाइम लिमिट क्या हो रहा है ये? रिफ्रेश कर लो। हाँ, चलो इसको सेव। दिख रहा तुमको? क्या लिख रहे हैं हम लोग? अरे यार, नोट। कहाँ थे हम? सी पॉइंट पे ना? दिख रहा क्या अभी आपको? टाइम लिमिट। टाइम लिमिट, ये दिख रहा होगा सही है ना? टाइम लिमिट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। टाइम लिमिट ऑफ ओमिशन। ठीक है, कितना है बताओ? क्या मैंने आपको बताया था ये वाला? लिखो, एरर और ओमिशन इन GSTR1। एरर और omission in GSTR1 shall be rectified on or before earlier of following dates. Earlier of following dates. कौन कौन सी दो डेट्स थी? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39 ऑफ September month following the end of financial year to which detail pertains. To which detail pertains.
और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न। ध्यान देना, यहाँ पर दोनों ही डेट ऑफ फाइलिंग की बात कर रहे हैं, किसी में भी ड्यू डेट की बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पहले हम बोलते थे कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ किसकी, सितंबर मंथ का ड्यू डेट। पहले कुछ चीज़ों में हम ड्यू डेट मानते थे सितंबर की, याद आ रहा है आपको? जैसे आईटीसी की लास्ट डेट क्या है, आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब डाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ बोल रहे हैं, दोनों में ही क्या है, यहाँ पे अमेंडमेंट के बाद पहले यहाँ पर भी ड्यू डेट था, यहाँ पर भी ड्यू डेट था, अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट के बाद चेंज कर दिया उन्होंने, बोला ड्यू डेट कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डेट ऑफ फाइलिंग ही दिखानी है। डेट ऑफ फाइलिंग तक का आपको पीरियड मिल गया, यानी कि अगर आपने लेट फाइलिंग की है तो आपको लेट फाइलिंग तक का भी टाइम मिल सकता है। मान लो सितंबर की रिटर्न मैंने दिसंबर में भरी, दिसंबर 12 को, और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग हुई मेरी 14 ऑफ दिसंबर को, तो कहाँ तक मेरे को एरर को ठीक करने को मिलेगा, बोलो? 12 दिसंबर तक। तो अगर ये पहले ड्यू डेट होता तो क्या होता, तो यहाँ पर कितना होता, यानी सितंबर क्या 20 अक्टूबर होता हमेशा, और डेट ऑफ फाइलिंग इसी को मैच करते। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, ये ध्यान रखना, एरर और ओमिशन में पूछ सकता है वो आपको, तो डेट ऑफ फाइलिंग है ना कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। तो यहाँ पर एक्चुअल में ही ये लिख दो, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर थोड़ा सा इधर की साइड में ही अगर आपकी जगह होगा, यहाँ पर जगह है क्या आपके, ऐसा करके यहाँ पर कुछ अगर जगह है तो यहाँ पर लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड। क्या लिखोगे, एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है, नॉट ड्यू डेट, नॉट ड्यू डेट। ठीक है क्या, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्या, दोनों की ही बात कर रहे हैं, दोनों में ही डेट ऑफ फाइलिंग ही है। ठीक है, लिख लिया क्या? यानी कि अगर मैं इसी के नीचे बोलूं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इसी में बोले हम एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर क्या निकलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर बताओ मेरे को। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, कहाँ से लेके फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर, ये हो गया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ आपसे, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ पर जो है मान लो इस मंथ का पीरियड, कौन सा मंथ है ये, मान लो इसको बोलते हैं हम अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में हमारा क्या चीज़ हुआ है, एरर आया है। एरर कहाँ पे हुआ है, किस में अपलोड किया था हमने, अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स में हमने अपलोड किया था। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब लास्ट डेट कहाँ तक निकलेगी बोलो। एक तो मान लो कि अगर मैंने 15 अगस्त को क्या कर दिया है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको नहीं लगता कि भाई एनुअल रिटर्न जब हम भर रहे हैं उसके बाद चेंजेस करना इम्पॉसिबल है? चाहे मैं आईटीसी की बात करूं, चाहे मैं किसी और चीज़ की बात करूं, मेरे को अपलोड करना है कोई इनवॉइस, वो रह गया, कुछ एरर मेरे को ठीक करने हैं। एनुअल रिटर्न दी ही इसीलिए गई है कि अब फाइनल बता दो, कुछ गलतियां आपसे हो सकती है कि मंथली रिटर्न भरते वक्त हो गई हो, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ पर
कि भैया आप पूरे साल को कंसोलिडेट करो, पूरे साल की डिटेल भरो, और पूरे साल में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस डेट तक आप इसको, मैंने एनुअल रिटर्न की डेट से पहले पहले या एनुअल रिटर्न की डेट पर आप वहां तक ठीक कर लो, उसके बाद हम आपको चांस नहीं देंगे। उसके बाद शायद आपका केस स्क्रूटनी में जाए, और मतलब अपने आप से आपके पास चांस नहीं होगा, स्क्रूटनी में जाए तो डील करेगा कौन, बोलो। अगर कोई मेजर मिस्टेक है, एरर हो गई, कोई आपने कम जमा किया है टैक्स वगैरह, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद कौन करेगा, जो करेगा डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट आपको नोटिस ठोकेगा। अब डिपार्टमेंट अगर नोटिस ठोकता है आपको, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भैया हाँ, फिर वो वहां से इंटरेस्ट लगाना चालू करेगा। हो सकता है वो पेनल्टी के प्रोविजंस भी लगाए आप पे। बात समझ में आ रही है भैया, है क्या? ठीक है, यहां तक समझ में आई कि बात? चलो, अब मैं कह रहा हूं यहां पर सितंबर का जो रिटर्न की ड्यू डेट है वो क्या है, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को ही मान लो यहां पर ड्यू डेट पर ही आपने क्या कर दिया, डेट ऑफ फाइलिंग कर दी। मतलब सेम ही है, डेट ऑफ, मतलब टाइम पर आपने डेट फाइलिंग की है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अक्टूबर रिटर्न, सॉरी सितंबर रिटर्न इज अक्टूबर 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो बता दो मेरे को कौन सी डेट पर आप करोगे, कब तक आप ठीक कर सकते हो? 15 अगस्त, यानी कि मैक्सिमम कब तक कर सकते हो आप एरर को ठीक? कौन सी डेट होगी, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू रेक्टिफाई द एरर इज पहला 20 अक्टूबर और दूसरा 15 अगस्त। तो विच एवर इज अर्लियर कौन सा आ गया, अप टू 15 अगस्त तक आपको क्या कर लेना है, रेक्टिफाई कर देना है। चलें क्या आगे? सर एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया? यस सर। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर इतना सारा करा दिया आपने सर। आप आए लेट हो। कल 7:30 बजे तो लॉ की क्लास। चलो, कोई नहीं कोई नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से, ज़्यादा नहीं हुआ है, 6 पॉइंट ही हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम, नील जीएसटी रिटर्न, नील GSTR 1। किसकी बात कर रहे हैं हम, नील GSTR 1 की बात कर रहे थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि भैया नील GSTR 1 क्या होता है, इसके बारे में कुछ लिखो या इसके बारे में बताओ। ठीक है, नील GSTR मैंने पहले से ही बताया था, यानी कि जब भी कोई भी हमारा क्या ट्रांजैक्शन किसी मंथ में नहीं होता है, ना तो मैंने कुछ परचेज किया, ना तो मैंने कुछ सेल किया, ना तो मुझे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, ठीक है, और ना ही मैंने कोई पेमेंट करनी है, तो क्या मुझे कोई डिटेल, अब मैं क्या बार बार उसको सारे टेबल्स को बैठ कर भरता रहूं, या फिर मेरे को एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बता दो यार, मैं कैसे सीधा सीधा कुछ ऐसा करूं कि तुरंत ही वो फाइल हो जाए। मतलब मेरा कुछ आउटपुट भी नहीं है, मेरे को कुछ इनपुट भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट करूं? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो मैंने बताया था कि नील GSTR रिटर्न, नील GSTR 1 जो है वो आप भर सकते हैं किससे, SMS के थ्रू भी भर सकते हैं, बताया था ये वाला।
बोलो ना। यस सर, बताया था। चलो लिखो फिर इसका पहला, वेयर देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, वेयर देयर, सर ये हाँ पॉइंट है। नहीं 7 पॉइंट नहीं है, ये कट, ये हट गया, मतलब वो वहां से जीएसटीआर 1 के बारे में खत्म हो गया। अब मतलब नील जीएसटीआर 1 के बारे में मैं बता रहा हूँ, अलग अगला पॉइंट है, मतलब जीएसटीआर 1 के बारे में ही है। अब जैसे बताया, लिखाया था ना मैंने, कौन से टेबल लिखाई थी मैंने, ध्यान आ रहा है? टेबल जीएसटीआर 1 में पहले हम बात कर रहे थे, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1, ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1। तो अलग 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 पॉइंट, ये 7 पॉइंट है उसमें, हाँ 7 पॉइंट, अच्छा जो आप बोल रहे हो 7 पॉइंट, हाँ ठीक है 7 पॉइंट है उसके हिसाब से, जो टेबल के हिसाब से, वही बोल रहे हो ना प्रियंका? सर वो वही चलो ठीक है। देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी, मेरे को लगा वो पहले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी लाइक नो सेल, नो परचेज, नो सेल एंड नो परचेज एट इनिशियल स्टेज। ठीक है, क्या क्या बोल रहे हैं हम? एट इनिशियल स्टेज क्या है? कोई भी ना सेल है ना ही परचेज है। तो क्या होता है, पर्सन को क्या बोला जाता है कि जब शुरुआत में आप बिजनेस करते हो तो जरूरी नहीं है कि कुछ सेल हो कुछ परचेज हो, आप डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहे हो, इतनी देर से शुरू करोगे धीरे धीरे काम, तब जाके आएगा। तो क्या कह रहे हैं, पर्सन कैन फाइल GSTR 1, भर सकता है या नहीं भर सकता है, बोलो यस। भर सकते। इट डज नॉट हैव एनी एंट्री, कोई भी एंट्री इसमें नहीं की जाएगी, ट्रांजैक्शन ही नहीं तो कोई एंट्री नहीं होगी। तीसरी बात कर रहे हैं, नील GSTR 1 मतलब नॉर्मल GSTR 1 भी भर सकते हो आप जाके, जिसको हम बोलेंगे क्या, लैंग्वेज क्या बोलेंगे उसको, नील GSTR 1। दूसरा क्या बोलते हैं हम, नील GSTR 1 कैन बी फाइल्ड थ्रू अन SMS। क्या SMS से भी भर सकते हैं? बिल्कुल SMS से भर सकते हैं। एक आपको SMS दिया जाएगा कि इस नंबर पे आपको ये ऐसे SMS कर देना है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट को जैसे ही आप SMS करोगे, GSTR नंबर लिखकर आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना GSTR नंबर, और आप उस पर मैसेज कर देंगे, और जैसे ही मैसेज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वहाँ पर क्या, तुरंत ही 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट भी मुश्किल से लगता है, ठीक है। तो आपका GSTR 1 फाइल हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यू हैव फाइल्ड योर GSTR 1 सक्सेसफुली, ठीक है क्या, यूजिंग दी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ द taxpayers, it shall be verified by रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बताओ, रिटर्न भरने के बाद वेरीफाई की जाती है, हर एक रिटर्न, कोई सी भी रिटर्न, चाहे हम इनकम टैक्स में भी क्यों ना भरते हो, वेरीफाई करते थे हम लोग, एक पढ़ा था ना हमने कि वेरीफाई कौन करेगा, अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इंडिविजुअल वेरीफाई करता है खुद की रिटर्न को। सर इनकम टैक्स तो याद ही नहीं आ रहा हमको, क्या पढ़ा था हमने, ऐसा तो नहीं हो रहा तुम्हारे साथ? अरे बोल दो, हो या नहीं तुम लोग यहाँ पे, या मैं अपने आप ही पढ़ाता जा रहा हूँ। नो नील GSTR 1 कैन बी फाइल्ड इफ, लिख लिया यहाँ तक?
कह रहे कि जीएसटीआर Yes, sir. नील GSTR1 जो है वो फाइल नहीं कर सकते अगर देर इज अ आउटवर्ड सप्लाई, अगर आपकी क्या है, देर इज अ आउटवर्ड, आपने कुछ ना कुछ आउटवर्ड सप्लाई कर दी है, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। मतलब सर मैंने सप्लाई तो की है बट उसमें टैक्स का तो कोई जिक्र नहीं था। जब टैक्स का मतलब टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाई किया, उसमें टैक्स की तो मैंने कलेक्शन ही नहीं किया। जब टैक्स का कलेक्शन नहीं किया तो टैक्स जमा नहीं करना, टैक्स जमा नहीं करना तो मतलब नील रिटर्न ही तो हुई ना। नहीं बेटा नहीं, आप नील रिटर्न तब भी नहीं भर सकते अगर आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं हुई है किसी मंथ में, तो आप उस मंथ के लिए नील रिटर्न भर सकते हैं। वरना आपने अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी की हो बाकायदा सामने से जीएसटी ना भी लिया हो, तो भी आपको क्या करना, मतलब अलाउड नहीं है नील रिटर्न भरने के लिए। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्स एनी सप्लाई, अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्स एनी सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम, यानी कि आपने कोई इनपुट सर्विसेज ली या फिर इनपुट सर्विसेज ली जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है एंड यू आर लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है क्या? और क्या बोल दिया यहाँ पर? सर लास्ट पॉइंट रह गया। अच्छा एक सेकंड रुको। रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्स एनी सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम और सर इससे पहले वाला एक बार समझा दो मुझे। ये वाला हाँ सर। अभी तो बताया, देर इज नो आउटवर्ड सप्लाई, देर इज आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि आपने आउटवर्ड में सप्लाई सेल कर दी है कुछ ना कुछ। बेशक वो सेल किस चीज़ की है, क्या बोला था ऊपर में बोल रहे नील जीएसटीआर रिटर्न तभी भर सकते हो जब कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, नो सेल नो परचेज बोला था ना अभी। लेकिन वो कह रहे हैं कब नहीं भर सकते हो, अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई कर दी है तो आप GSTR1 नील वाली नहीं भर सकते हो। ठीक है क्या? तो आप SMS भी करोगे तो आपकी GSTR1 नहीं भरी जाएगी। समझ में आ रहा है? इंक्लूडिंग अगर आपने एग्जाम सप्लाई भी कर दिया तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल नील GSTR1। ठीक है क्या? लेकिन हेडिंग बोल रहे नो सेल नो परचेज, यहाँ पे तो सेल हुई है। हाँ तो यही बोल रहे हैं ना हम कि हेडिंग क्या बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि GSTR1 में भरना पड़ेगा। हाँ वेयर देयर इज नो बिजनेस एक्टिविटी की नो सेल नो परचेज, तब जाके तुम फाइल कर सकते हो ना नील। ठीक है। वरना अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया इंक्लूडिंग अगर आपने एग्जाम सप्लाई भी की है, अगर आप कहते हैं कि मैंने सामने से टैक्स नहीं भी वसूला है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, नील GSTR1 आपको भरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने आउटवर्ड सप्लाई कर दी या फिर आपने मतलब समझो ना, नील का मतलब हो गया तुरंत आपको फाइल करनी, कुछ भी नहीं हुआ तब जाके। अब यहाँ पर कुछ कुछ तो हुआ है ना, आपने सप्लाई तो किया है ना, एग्जाम सप्लाई भी हमें दिखानी पड़ती है या नहीं दिखानी पड़ती GSTR1 में? सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, तो नील तो भर नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला कि और ऐसी कोई भी सर्विसेज ली है आपने या फिर नहीं ऐसी कोई सी सप्लाई ली है, सर्विस लिया है, गुड्स लिए जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है एंड यू आर लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है। या फिर एनी अमेंडमेंट इज टू बी मेड फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड, किसी मंथ में आपको पता लगा कि भैया पिछले दूसरे मंथ में पिछले महीने मैंने जो एरर कर दिया था, ऑल्दो मेरा कोई भी एक्टिविटी इस महीने में नहीं है, मतलब ना मैंने सेल की ना मैंने परचेज की, बट मुझे एरर पता लग गया और मुझे अमेंड करना है। तो जब आप अमेंड करना है तो कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना, तो नील GSTR रिटर्न नहीं भर सकते हो। एनी अमेंडमेंट इज टू बी मेड फॉर अर्लियर टैक्स पीरियड और या फिर एनी डेबिट या फिर क्रेडिट नोट इज टू बी डिक्लेयर्ड और अमेंडेड।
यानी कि आपको इशू क्या करना है, डेबिट नोट इशू करना है। किसी से पिछले महीने में आपने वो दिया था क्या, कोई एक सप्लाई दी थी, इस महीने कोई भी सप्लाई नहीं हुई, बट पिछले महीने जो सप्लाई दी थी आपने उसमें रेट कम चार्ज कर लिया है, तो आप सामने वाले को डेबिट नोट दोगे या नहीं दोगे, बोलो। तो डेबिट नोट यानी कि अब इस मंथ में पता लगा है, तो इस मंथ में मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो जब मैं डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ तो उसकी डिटेल भी इसी मंथ की रिटर्न में देनी पड़ेगी, है ना। बोला था ना कि जब डेबिट नोट इशू करोगे उसी मंथ के रिटर्न में आपको देना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल्स, ठीक है। तो जब आप डेबिट नोट के बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू करते हैं, इज टू बी डिक्लेयर्ड, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जब आप डिक्लेयर करोगे तो नील रिटर्न भर ही नहीं सकते हो, इज टू बी डिक्लेयर्ड या फिर अमेंडेड। ठीक है क्या, हो गया, यहाँ तक लिख लिया क्या, सर क्या हम आगे चल सकते हैं, चलिए चलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, नोट लिखिए इसके नीचे उसी के नीचे लिखना है आपको, नोट नंबर 1, वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ GSTIN, वॉलंटरी कैंसिलेशन की बात कर रहा हूँ। अब तो आप मोस्टली आप फेमिलियर तो हो गए होंगे GSTR से, GST से, मतलब आप कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, वॉलंटरी GSTN को कैंसिल करना है, समझ में तो आ रहा होगा आप सारी चीज़ें, है कि नहीं। सर आ तो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अब ये हो ही क्या रहा है समझ में नहीं आता, नहीं, आप पूरा कोर्स ख़त्म भी कर चुके हो, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है, बस याद करनी रह गई हैं। GSTR 1, अच्छा वॉलंटरी कैंसिलेशन अगर आप करते हो, देखो क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैंने कहा वॉलंटरी कैंसिलेशन अगर कर रहे हो, बीच में से ही आपने मंथ के बीच में से आपने क्या किया, वॉलंटरी कैंसिलेशन कर दिया, तो GSTR 1 कब तक का भरना पड़ेगा आपको, ओनली फॉर द एक्टिव पीरियड इज टू बी फाइल्ड, अरे बोलो ना, ओनली फॉर द एक्टिव पीरियड इज टू बी फाइल्ड, ठीक है क्या। दूसरा, नॉर्मल टैक्स पेयर, और यहां पर हो गया कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, उसका क्या हो गया, कन्वर्जन, कन्वर्जन हो गया टू कंपोजिशन टैक्स पेयर, ठीक है क्या, कंपोजिशन टैक्स पेयर। अच्छा क्या बोल रहे हैं, GSTR 1 ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच टैक्सेबल टैक्स पेयर was registered as नॉर्मल टैक्स पेयर, मतलब क्या है यहाँ पर कि नॉर्मल टैक्स पेयर से अगर तुम कन्वर्जन हो जाता तुम्हारा कंपोजिशन टैक्स पेयर में, तो GSTR 1 कहाँ तक का भरना होगा आपको, जब तक आप नॉर्मल टैक्स पेयर थे, जिस दिन आपका कन्वर्जन हो गया उसके बाद तो आप क्या भरना चालू कर दोगे, उसके बाद तो GSTR 4 चलेगा आपका, अरे बोलो ना, यस सर। यस और नो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका 8 पॉइंट GSTR का,
सर 8 पॉइंट तो आपने लिखवाया नहीं था पहले स्टार्ट में। स्टार्ट में नहीं लिखवाया है, देख लेते हैं। नहीं लिखवाया क्या? चलो कोई नहीं, ऐड ऑन कर लेना 8 पॉइंट। डिटेल्स इन GSTR 1। IFF मैं चाहता हूँ कुछ नहीं छोड़ के जाओ आप, लास्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है आपने। IFF इज नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड। बच्चों की 7 बजे क्लास हो रही है, पता ना आपको, मॉर्निंग में सर पता है 7 बजे आए थे। हाँ दो ग्रुप हो रहे हैं ना। हाँ दोनों ग्रुप हो रहे हैं उनके, तो उनका स्टार्ट कर दिया है, हो चुका है उनका। EISSM चल रहा है, सुबह मॉर्निंग में करते हैं 2 घंटे, फिर उसके बाद अपना टैक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अकाउंट्स के दोनों ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा चल रहा है। और आ जाते हैं सारे के सारे जल्दी। मंथली ऑप्शन GSTR 1। अच्छा रोहित क्या दे रहा है वैसे, दोनों ग्रुप दे रहा है या फिर एक ही ग्रुप दे रहा है अभी भी? ग्रुप है उसका। रोहित का दोनों की तैयारी कर रहा था वो तो। उसने अटेम्प्ट ही उसने मेरे ख्याल से अटेम्प्ट ही इसीलिए छोड़ा था कि दोनों ग्रुप दूंगा साथ में। हाँ तो बता था कि उसका हुआ ही नहीं था। अच्छा ऐसा था क्या? वो तो मेरे ख्याल से तो कह रहा था कि दोनों ग्रुप के लिए देने वाला, इसीलिए छोड़ दिया। हाँ इस बार फिर वो दोनों ग्रुप देने वाला था, फिर उससे हुआ नहीं एक। चलो कोई नहीं टेंशन नहीं लेना, एक ही दो, अच्छे से दो, ठीक है। जो भागता है भागने दो, आगे जाके थक के तुम्हारे साथ ही आएगा, ठीक है। कहानी सुनिए ना खरगोश और कछुए की, बोलो। लेकिन हर खरगोश सोना जरूरी थोड़ी है। तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। जो खरगोश जागा होगा वो तो भाई लाइन पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये जिंदगी है। जो खरगोश नहीं सो खरगोश से जीत सकते हैं। हाँ। क्या निकाला है तुमने, वाह। मतलब मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ किसी चीज को, हम सिर्फ सोते हुए खरगोश से जीत सकते हैं, वाह। तो तुम लोग, कंक्लूजन तो यही निकलता है। हाँ कंक्लूजन यही निकलता है। जैसे वो वाला था ना एक, कौन सा था वो, कि दारू नहीं पीनी चाहिए, बट कंक्लूजन ये है कि दारू पीने से अच्छा, एक 2 गिलास होते हैं, टीचर कहता है ये 1 गिलास और ये 1 गिलास, एक में भर दी उन्होंने दारू, एक में भर दिया उन्होंने पानी। और यहाँ पे जो केचुए होते हैं, केचुए समझते हो ना, केचुए, तो जो मिट्टी में हाँ अर्थवर्म, तो इनको एक को डाला दारू में और एक को डाला पानी में, समझ में आ रहा है। तो इसमें जैसे ही डाला तो वो उछल उछल के ऐसे ऐसे बाहर आने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे सीधा क्या हो गया, वो मर गया। और यहाँ पर जैसे ही पानी में डाला तो आराम से तैर रहा था। तो टीचर पूछता, कहता कि क्या समझे इस चीज़ से? बच्चे कह रहे यही कि सर दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। है कि नहीं, दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे। उनके पेट में केचुए ही डाल दो। कि उनके पेट में केचुए डाल दो, बताओ। ऐसे ही तुम लोग अपने अपने, और फिर ऊपर से दारू पी लो, ऊपर से दारू पी लो, वाह सही है। अच्छा क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, पहले बताओ मेरे को। GSTR 1 और IFF इज नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड। किनको फाइल करने की जरूरत नहीं है? मंथली ऑप्शन वालों के पास ऑप्शन नहीं है। अरे बोल दो जरा कि GSTR 1 या फिर IFF इज नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड।
कि GSTR1 इज नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड इफ ही हैज नो, अच्छा ही हैज नॉट फर्निश्ड GSTR3B फॉर प्रेसिडिंग 2 मंथ। यानी कि क्या बोल रहे हैं वो, कहता है GSTR1 आप भर ही नहीं सकते, ब्लॉक कर देंगे, आप भर ही नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको वहां पे अगर आपने पिछले 2 महीने के 3B नहीं भरे हैं। मतलब समझ में आ रहा है क्या? यानी कि क्या सर जीएसटी में पिछले वाले रिटर्न को भरना जरूरी है? यस, पिछले वाले रिटर्न को भरना जरूरी है, तभी जाके आप नेक्स्ट रिटर्न भर पाओगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। और अगर पिछले 2 महीने के नहीं भर दिया आपने, मतलब लगातार 2 महीने हो चुके भरे ही नहीं आपने, तो तीसरे महीने का तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वहां पर। समझ में आ रहा है भरने का? दूसरा, अगर आपने QRMP लिया है स्कीम, तो क्या लिखो यहाँ पर, तो GSTR1 या फिर IFF इज नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड, इज नॉट अलाउड टू बी फाइल्ड if he has not furnished, he has not furnished, he has not furnished GSTR 3B for preceding tax period, for preceding tax period। ठीक है क्या? बोल दो जरा। कितने महीने का बोलो? 3B कितने महीने का नहीं भरा हो? प्रेसीडिंग टैक्स पीरियड, यानी पिछले क्वार्टर का टैक्स पीरियड। मतलब कौन सा पीरियड हो गया? क्वार्टर, क्वार्टर की बात करते हैं QRMP में। और यहां पर टैक्स पीरियड कौन सा होता है? पिछला मंथ। तो पिछले क्वार्टर का अगर आपने नहीं भरा है तो इस क्वार्टर का आप भर ही नहीं पाओगे। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? GSTR1। चलिए नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? नेक्स्ट करते हैं पर्सन रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल। देखो यहाँ पे पर्सन रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल 86B। याद आ रहा है 86B? मैंने बताया था इसी क्लास में कि आपको अलाउड होगा कितना, कौन से वाले में? ITC वाले में, जिसमें आप बोल रहे थे कि आपने 86B छुड़वा रखा है। अभी बीच में बोला था, पढ़ लिया था ना वो वाला आपने, कि 99% तक ही आप रिलीज कर पाते हो। मतलब लिखो, पहले लिख लो, वेयर persons are allowed to discharge only 99% of tax liability by ITC available means 1% has to be filed finally has to be paid from cash ledger। कैश लेजर ये ऐसे चलता है? अरे मेरे को अब पता लगा। तो थर्ड वाला पॉइंट मेरा रह गया है, जो हाँ हाँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। कैश लेजर has not filed
हैज़ नॉट फाइल्ड GSTR 3B for preceding tax period. चलो हो गया क्या, समझाऊं 2 मिनट के लिए? एक मिनट। GSTR 1 आप नहीं भर सकते हो अगर आप मंथली ऑप्शन ले रखा है तो आपने अगर पिछले 2 महीने का पिछले 2 महीने का लगातार आपने क्या नहीं भरा है, 3B नहीं भर रखी है, GSTR 3B नहीं भर रखी है। अच्छा, QRMP स्कीम में हो तो आप लोगों को पिछले क्वार्टर में, यानी पिछले क्वार्टर का अगर आपने क्या नहीं भरा हुआ है, 3B नहीं भरा हुआ है, तो आपको अलाउड नहीं होगा। और थर्ड में हमने बात की थी रूल नंबर 86B, जो कि अमेंडमेंट के बाद आया था, जिसमें हम बात करते थे किस चीज़ के बारे में, याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि जैसे हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, हमारे पास पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मान लो कि हमारे पास आउटपुट में 1 लाख रुपए का हमें क्या जमा करना है, बोलो ना, 1 लाख रुपए का क्या जमा करना है हमें, टैक्स जमा करना है, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है ये। इससे मैं सेटअप, और मान लो मेरे पास 2 लाख रुपए का क्या पड़ा हुआ है, ITC पड़ा हुआ है, तो क्या मैं 1 लाख को सेटअप कर सकता हूँ? सवाल ये आता था कि क्या मैं 1 लाख को पूरा का पूरा इतने, मतलब 1 लाख की जो पेमेंट करनी है वो पूरा का पूरा ITC से मैं यूटिलाइज कर दूं क्या? बोलो, पूरा का पूरा ITC से यूटिलाइज कर दूं क्या? यहाँ पर 86B में कुछ रूल्स बताता था, वो एक रूल के बारे में बताता था कि आप 99% इसका जितना होता है 99% तक आप ITC यूज कर सकते हैं। 1% आपको किससे पेमेंट करना पड़ेगा? कैश लेजर से मिनिमम पेमेंट आपको 1% की करनी होगी। यानी कि अगर मैं बोलूं 99,000 ही मैं इस्तेमाल करूंगा और मेरे को कितना 1% कितना, सॉरी 99,000 नहीं, 1 लाख है ना, हाँ 99,000, ठीक है, और मैं 1,000 ही बचेगा क्या 1%, हाँ 1,000, और बाकी बचा कितना 1,000 रुपए, 1,000 मुझे कैश लेजर से पे करना पड़ेगा। यानी कि सर क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल होता था? नहीं, वहां पर एक्सेप्शंस रहती थी कि भैया किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जब आप रीड करेंगे कौन सा नंबर, रूल 86B, मैंने ये करवा भी रखा है, आपको लिंक भी दे दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है पूरा का पूरा ये वाला 86B का, ठीक है, वो भी दे दूंगा, वो वहां से भी समझ लीजिएगा। बात समझ में आ गई कि ये वाला रूल, तो कह रहे हैं कि अगर जिस किसी पर्सन पर किसी पर्सन पर ये एप्लीकेबल होता है जिनका टर्नओवर हाई है, उनके बारे में बोला गया है कि भैया तुम लोग यहाँ पर कवर हो रहे हो और पूरा का पूरा तुम्हें मिनिमम तो कम से कम 1% आपको अपने कैश लेजर से पेमेंट करनी होगी, पूरा का पूरा आप ITC यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ये रूल बनाया था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेयर जहां पर ऐसा रूल आ रहा है, तो अगर उन्होंने अपना पिछले टैक्स पीरियड का रिटर्न GSTR 3B फाइल नहीं की है तो उनको GSTR 1 भरने नहीं दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है, चलें क्या हम आगे, बोलो चल सकते हैं क्या? अब ये जो है नोटिंग आप कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, GSTR 2A एंड 2B, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बोल दो जरा। 2A एंड 2B बहुत सुना है इसके बारे में हमने, किसके लिए एप्लीकेबल होता है ये बताओ जल्दी से, 2A 2B? परचेज के लिए, ऑटो पॉपुलेशन। वेरी वेरी गुड, परचेज की डिटेल इसमें ऑटो पॉपुलेट होती है। तो यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, देखो आप समझेंगे इसके बारे में, कह रहे हैं कि GSTR 2A क्या होता है, एक डायनामिक स्टेटमेंट है, चेंज होती रहेगी। क्या बोल रहा था मैंने इसको, GSTR 2A क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा या नहीं होता रहेगा, बोलो। जब आप निकालोगे 2A चेंज हो जाएगा, जब आप निकालोगे 2A चेंज हो जाएगा, लेकिन 2B जो है 2B चेंज नहीं होता, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है। और जो 2B में दिखा रहा होता है, क्या आप उस मंथ के लिए 3B में उसको क्या कर सकते हो आप, बोलो ना, 3B में क्या कर सकते हो आप, उसका ITC ले सकते हो, ठीक है। तो आप समझ, अब नोटिंग मेरे ख्याल से अब आप कर लोगे घर पे ही, उसमें देख के मैंने सेंड कर दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर समझने का काम करेंगे अब,
यस, नोट करना चाहते हो साथ साथ के साथ? बोल दो जरा। सर अगर यही रहेगा नोट तो फिर हम कर लेंगे। हाँ हाँ, यही है बिल्कुल, यही नोटिंग है, यही नोटिंग करनी है, कुछ नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, यही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सप्लायर की। अगर सप्लायर अपलोड करता है, क्या अपलोड करता है बोलो? अपलोड करता है इनवॉइसेस। जैसे ही अपलोड करता है, यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का क्या, जीएसटीआर 2A क्या हो जाएगा, रीड ओनली स्टेटमेंट के बेसिस पे रेडी हो जाएगा। अरे बोलो ना, किस बेसिस पे रेडी होगा? रीड ओनली स्टेटमेंट के बेसिस पे। और यहां पर क्या बोलते हैं हम इसको, ये अपडेट होगी रियल टाइम बेसिस पर। जैसे ही सप्लायर ने कुछ चेंज किया, तुरंत चेंज हो जाएगा आपका जीएसटीआर 2A। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बोलो? जैसे ही सप्लायर ने कुछ ना कुछ अपलोड किया तो 2A बार बार चेंज होता रहेगा। 2A एक रीड ओनली स्टेटमेंट है। इससे ये नहीं पता लगता कि भैया हमें इस महीने में कितना आईटीसी हमारा आएगा। आपने अभी 4 बजे 2A को डाउनलोड किया, 4 बजे कुछ और दिखाएगा, हो सकता है 5 बजे कुछ और दिखाए, हो सकता है कल कुछ और दिखाए। बात समझ में आ गई या नहीं आई बोलो? ठीक है क्या सर, ये तो पढ़ चुके थे हम। नेक्स्ट चार्ट देखो क्या बोल रहा है वो। सप्लायर अगर रेगुलर टैक्स पेयर है, कौन है सप्लायर? ये जो सप्लायर है ये क्या है? रेगुलर टैक्स पेयर, यानी कि कंपोजिशन में नहीं है। तो वो क्या भरता होगा अपनी, बोलो? जीएसटीआर 1 भरता होगा, सेल्स भरता होगा यहाँ पर। और जैसे ही अगर ये सेल्स भरता होगा, तो सामने वाला जो पर्सन है ये भी क्या है, रेगुलर टैक्स पेयर है, तो उसका 2A में दिखेगा। अरे बोलो, जो खरीदने वाला है उसके कौन से में दिखेगा? 2A में। लेकिन अगर खरीदने वाला कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर निकला, आप अपना तो जीएसटीआर 1 तो आप भरोगे ना, कॉम्पोजिशन के बारे में किसको सप्लाई कर रहे हो उससे क्या मतलब है? आपको अपने सेल्स के बारे में दिखाना है किसको, जीएसटीआर 1। तो सामने वाले के जो कॉम्पोजिशन वाले के कौन से में आएगा, जीएसटीआर 4A में ऑटो पॉपुलेट होगा। बात समझ में आ रही है क्या? कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का कौन सा ऑटो पॉपुलेट होगा? जीएसटीआर, अरे 4A। अगर सामने आईएसडी आईएसडी है, यानी कि परचेज करने वाला हेड ऑफिस है, जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि अपने ब्रांचेस को क्या डिस्ट्रीब्यूट करता था, बोल दो जरा? टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो जीएसटीआर 6 भरता था। तो उसका कौन सा ऑटो पॉपुलेट होगा? परचेज की डिटेल उसकी किस में आ रही होगी? जीएसटीआर 6A में। वेरी गुड। अच्छा, यहां पर ये पूरा चार्ट से क्लियर हो गया क्या आपको अच्छे से? चलो नेक्स्ट चार्ट में आते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं हम थोड़ा सा। सप्लायर यहां पर है, रेसिपिएंट यहां पर है। पिछली बार मैंने फिक्स कर दिया था किसको, किसको फिक्स किया था मैंने? इसके सप्लायर को मैंने इसके बारे में बात की थी कि ये अपनी आउटवर्ड की डिटेल दे रहा है, ये आउटवर्ड के बारे में बात की थी मैंने इसके। और यहां पर इनका इनवर्ड आया था। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ये लोग जो हैं वो लोग आउटवर्ड कहां देंगे और सामने वाले के कौन से में आएगा? ठीक है, सामने वाला अगर क्या है, रेसिपिएंट है, डिडक्टी है, या फिर कंसर्न पर्सन है, उसका 2A यानी रेगुलर टैक्स। रेगुलर टैक्स लेने वाला क्या है? रेगुलर टैक्स टैक्सेबल पर्सन है, रेगुलर स्कीम में है। तो अगर यहां पर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो वो क्या डिटेल किस में देता है अपनी, बता दो जल्दी से? जीएसटीआर 4 में। अगर वो एनआरटीपी है तो किस में देगा वो? एनआरटीपी मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, किस में देगा वो अपने सेल्स की डिटेल? जीएसटीआर 5 में। अगर वो आईएसडी है वो किस में सेंड करेगा? 6 में। और टीडीएस और टीसीएस वाले लोग किस में करेंगे? जीएसटीआर 7 और फिर 8 में। यानी कि ये लोग अपने अपनी रिटर्न्स में मेंशन करेंगे और सामने वाले के 2A में ये क्या चीज होता रहेगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है क्या, कैसे काम चल रहा है? 2A का रेलिवेंस समझ में आया आपको? ठीक है क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं यहां पर, अब मैं पूछना चाहूं जीएसटीआर 1 2 3 ये तो कौन भरता है? रेगुलर टैक्स पेयर वाले बंदे, याद आ रहा है? 4 के बारे में पूछूं तो कौन है? कंपोजिशन वाला। 5 एनआरटीपी, 6 आईएसडी, 7 और 8 कौन सा है? टीडीएस। पहले टीडीएस आएगा फिर उसके बाद टीसीएस आएगा। देखो इसका सीक्वेंस कैसे याद रहेगा? इनकम टैक्स में हमने पहले सबसे पहले टीडीएस के बारे में पढ़ा था, टीसीएस के बारे में पढ़ा था, टीडीएस के बाद तो टीडीएस और फिर टीसीएस। ठीक है क्या? चलो
नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, किसके बारे में बात चल रही है अभी भी, बोल। अब बात करेंगे हम, तो 2A की बात खत्म हो चुकी है। अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, 2B की। भैया 2B क्या है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बस यहां पर अब मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि भैया ऐसे ऐसे अगर पेपर में आया तो आपको ये इन पॉइंट्स में आपको मेंशन कर देना है, बस आपका एग्जाम आराम से निकल जाना है। ठीक है, 2B के बारे में आया तो 2B है क्या चीज, 2B इज एन ऑटो ड्राफ्टेड रीड ओनली स्टेटमेंट। ये भी क्या है, रीड ओनली स्टेटमेंट होगी। इट इज द स्टैटिक स्टेटमेंट, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें कोई चेंज हो सकता है क्या, मैंने क्या बोला था, बट 2A में क्या होता था, हर बार वो चेंज होता रहेगा। अब जब हर बार चेंज होता रहेगा तो हमें आईटीसी किसके बेसिस पे मिलेगा, 2A के बेसिस पे मिलेगा, 2B के बेसिस में मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा 3 के बारे में अगर हम बात करें, इट विल बी अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रेसिपिएंट को होता है एवरी मंथ, हर महीने में उसको अवेलेबल होता है उसके पोर्टल पर, 2A में उसका 2B। ठीक है, एंड इट इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ मंथ, एक बार वो जनरेट होगा। अरे बोलो 2B एक ही बार जनरेट किया जाएगा, एक फिक्स पीरियड होगा उसके बीच में वो जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन 2A तो कभी भी अवेलेबल होता है, कभी भी अवेलेबल होगा। ठीक है, देखो 5th की बात कर रहे हैं, जीएसटीआर 2B कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, किसके बारे में बात की गई है यहां पर, जिसके लिए तुम 2B में कौन सा आता है, एलिजिबल क्रेडिट एंड नॉट एलिजिबल क्रेडिट। यानी कि नॉट एलिजिबल क्रेडिट का मतलब क्या, क्या आप ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन याद कर पा रहे हैं, सेक्शन नंबर 17(5), बोलो। और आपको बाइफर्केशन याद आ रहा है, नॉट एलिजिबल मतलब अगर मैंने एग्जाम सप्लाई भी दी और यहां पर टैक्सेबल सप्लाई भी दी, और दोनों के लिए मैंने क्या सेम ही मटेरियल लेकर आया हूं, तो जितना मैंने एग्जाम सप्लाई दी है उससे रिलेटेड आईटीसी मेरे ब्लॉक हो जाएंगे। याद आ रहा है क्या, वो नॉट एलिजिबल है, तो यानी दोनों की डिटेल्स मेरे को देनी, दोनों की डिटेल्स 2B में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बोलो, या सिर्फ एलिजिबल आईटीसी की ही आ रही होगी। अरे मैंने अगर किसी से फूड एंड बेवरेजेस लिया है, कंपनी ने किसी से फूड एंड बेवरेजेस लिए हैं, खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो सामने वाला जो बेच रहा है, बेचने वाला तो अपने जीएसटीआर 1 में सप्लाई दिखाएगा ना, और आपके 2A 2B में दिखेगा या नहीं दिखेगा वो भी। बट ऑल्दो वो चीज जो है वो नॉट एलिजिबल है, आपका क्रेडिट क्या है, वो नॉट एलिजिबल है, लेकिन दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल सही है। चलो इसका जो अपलोड नहीं होता वो वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो क्या, जो सामने वाले ने सप्लायर ने अपलोड नहीं किया उसका, और जो अपलोड कर दिया है उसमें से एलिजिबल का 5% लेते हैं, 5% तक अपने आप से कर सकते हो, और अब से नवंबर अटेम्प्ट से वो भी नहीं ले सकते। ठीक है, बात समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए अभी भी 5% ही है। ठीक है, चलो 6th वाला पॉइंट क्या चीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो इंपोर्ट किया है आपने वो भी आएगा नहीं आएगा, थ्रू आइस गेट सिस्टम। आइस गेट सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कस्टम ड्यूटी वगैरह चीजें होती है ना, वो आइस गेट सिस्टम में होती है। तो यानी कि अलग से वेबसाइट बना रखी है आइस गेट की, ठीक है, वहां पर जाके पता लगता है कि अच्छा कितना इंपोर्ट हुआ, कितना हमने ड्यूटी भरी, कितना क्रेडिट, तो आइस गेट के सिस्टम को यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया गया है। अरे बोलो ना, आप अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी भी पे करना पड़ता है या नहीं पे करना पड़ता, अरे बताओ। हाँ सर, इंपोर्ट करते हो तो आईजीएसटी पे करते हो नहीं करते हो, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो अलग है, लेकिन इंटर स्टेट में अगर करोगे तो सेक्शन 7 क्या बोलता था ऑफ आईजीएसटी, कि भैया अगर कोई टेरिटरी में आया है गुड्स तो उस पर आईजीएसटी पे, वो इंटर स्टेट होती है, और इंटर स्टेट है तो सेक्शन कौन सा वाला बोलता था, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या बोलता था, कि भैया आईजीएसटी लगेगा। याद आ रहा नहीं आ रहा, अच्छा तो अब वो जो, हाँ 7 बोलता था। आईजीएसटी लगेगा, चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, चार्जिंग सेक्शन 9 था, और फिर 5 था,
भूल गए क्या? सेक्शन 7 और 8 ऑफ IGST ये सिर्फ ये बताता था कि क्या इंटर है क्या इंट्रा है। अगर इंटर निकला तो सेक्शन 5 बोलता था कि उस पर क्या लगेगा, चार्ज की चार्ज के लिए अलग सेक्शन है। भूल गए सब हैं? सुनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, आइस गेट की जो आइस गेट का जो हमारा क्या है पोर्टल है, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है किसके साथ, हमारे GST सिस्टम के साथ। क्योंकि यहाँ पर 2B में भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो वहां पर इनको दिखा रखा है पेमेंट आपने किया हुआ है, बोलो। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डिटेल्स के थ्रू भी आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में 2B में आता है या नहीं आता है? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे, मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स करोगे तो कस्टम डिपार्टमेंट आपसे GST लेता है। IGST कौन लेता है? GST डिपार्टमेंट लेता है, कस्टम डिपार्टमेंट लेता है। कस्टम डिपार्टमेंट, ये भूल गए क्या? सेक्शन 5 बताया तो था वहां पर, कस्टम डिपार्टमेंट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम टैरिफ एक्ट लगता था, सेक्शन नंबर 3 वैल्यूएशन। सर कितनी पुरानी बात हो गई ये तो, कब पढ़ा था हमने ऐसा? अब हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरे को तो सुना हुआ ही पहले। देखो मुझे सुना हुआ भी पहली बार लग रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा लगा हमें सुन के ये। सर वैल्यू दिखा देते हैं हम आपको, दिखा देते हैं। नहीं नहीं, हम दिखा देते हैं हम आपको। एक सेकेंड एक सेकेंड। किसकी बात कर रहा था मैं? IGST कौन लेता है? चार्ज ऑफ GST में आपने एक सेक्शन पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 5 करके, याद आ रही है क्या कुछ? सेक्शन नंबर 9 और बैक टू बैक आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 5, ये याद आ रहा है क्या आपको? ये देखा हुआ सेक्शन लग रहा है या देखा हुआ भी नहीं लग रहा अभी? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है तुम्हारे पास कि तुम लोग गजनी वजनी बन गए हो हैं? ये याद आ रहा है? लेवियन कलेक्शन, और कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं? इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं कि IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया शैल बी लेविड and collected in accordance with the section 3 of custom tariff act 1975 and value as determined by the said act। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ? अरे बोल दो, अब तो सामने दिखा दिया, मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे। अच्छा, अब सब कुछ रहता तुम्हारा पढ़ना, क्या बोलूं मैं? IGST में क्या बोला था हमने कि भाई इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा, लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैंने क्या बताया था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में कस्टम डिपार्टमेंट ऑलरेडी लॉ बना चुका है, कस्टम एक्ट। समझ में आ रहा है क्या कि कौन सी वैल्यू पे ड्यूटी लगनी चाहिए, क्या लेने? तो हमने बोला वैल्यूएशन, वैल्यूएशन हम अलग से क्यों लिखे फिर इसके बारे में? तो एक काम करो, कस्टम डिपार्टमेंट आप खुद ही क्या वसूल लो, हमारा आप कस्टम ड्यूटी तो लो गई, उसी वैल्यूएशन पे आप क्या ले लो, IGST भी हमारे लिए ले लो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कस्टम डिपार्टमेंट आइस गेट में वहां पर दिखता है वहां पर, और आइस गेट को किसके इंटीग्रेट कर दिया गया है, GSTN, यानी GSTIN जो है हमारा पोर्टल, उससे इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर 2A में दिखेगा नहीं दिखेगा, 2B में, यस 2B में इंपोर्ट की डिटेल्स भी दिखेगी। कहाँ से दिखेगी? आइस गेट से। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब इससे ज्यादा नहीं बता सकता मैं अब।
धुंधला धुंधला सा लग गया तुमको तो, ऐसा है कि नहीं? टू बी जल्दी से इसको खत्म करते हैं जरा, टू बी को, बस हो गया इसका। 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, कहता है जीएसटीआर टू बी ऑल्सो कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। कौन सी इनवर्ट सप्लाईज है ये? इनवर्ट सप्लाईज लाइबल फॉर रिवर्स चार्ज। कोई सी भी ऐसी सप्लाई जो जिस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको पे करना है, तो क्या वो भी होगा? यस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जीएसटीआर टू बी शैल बी जनरेटेड ऑन अ पर्टिकुलर कट ऑफ डेट। एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट फॉर पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगी, एक पर्टिकुलर डेट के बीच में होगा कि भैया यहां से यहां तक के बीच में ही वो जनरेट कर पाओगे फॉर फर्स्ट 2 months इन दी क्वार्टर। यानी क्या बोल रहे हैं हम लोग, देखो क्वेश्चन में देखो, अब ये मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, देखो इधर समझो एग्जांपल को। चार्ट फॉर्म में सारा कुछ दिया हुआ है, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। पूरा थियोरेटिकल चीज जो है वो यहाँ पर आ चुका है आपका। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ टैक्स पीरियड कौन सा है, मई का, कौन सा टैक्स पीरियड है, मई का। मई में सप्लायर जो है जीएसटीआर 1 भरता है अपनी, कब तक भरता है वो? 11th जून तक, जून तक है। नॉट इन क्यूआरएमपी स्कीम, यानी क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा उसने, तो वो 11th जून तक भरेगा। तो रेसिपिएंट का जीएसटीआर टू बी विल बी जनरेटेड ऑन द डे आफ्टर द ड्यू डेट। कौन से ड्यू डेट के बाद? ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड मंथ। इस महीने का जो आउटवर्ड सप्लाई का जैसे ही ये डेट चला जाएगा, यानी 11वां दिन चला जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपके? सर 11 जून जाने के बाद उस पर अब सामने वाले के शो हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डेट पे ही तो उसको मेंशन होना चाहिए ना कि इसने भरा यहां तक का डेट, उसके बाद वहां पर मेंशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, फॉर फर्स्ट 2 months। अगर एक क्वार्टर की बात कर, अच्छा यहां तक बात समझ में आई क्या आपको? पहले फॉर दी सेड मंथ। लेकिन अगर किसकी बात कर रहा हूं, क्यूआरएमपी की बात कर रहा हूं। अगर वो सामने वाला किसमें है, सप्लायर ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम, तो उसके लिए कब इनवॉइस भरना होता है? आईएफएफ में फर्स्ट 2 month में 13th जून तक। अरे बोलो ना। सर 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ में उसको क्या भर देना है? आईएफएफ में क्या भरेगा वो? रिमेनिंग बिल नहीं, आईएफएफ में रिमेनिंग बिल नहीं, वो तो जो आई अप्रैल मई और जून की बात कर रहे हैं ना हम। अप्रैल में, तो मई में तो सेकंड मंथ की बात कर रहा हूँ। जो सप्लाई किया उसका डिटेल भरना। हाँ, वो भी मोस्टली कौन सा, B2B वाले, B2B वाले, तो इनको भरना पड़ता है। तो कौन सी डेट तक भरना पड़ेगा उसको? 13 तक अवेलेबल है, 13 के बाद वो जनरेट करना चालू कर देगा सामने वाले का, बोल दो क्या, 3B। तो यानी कि फॉर फर्स्ट 2 month इन आईएफएफ बाय पर्सन ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम और इन जीएसटीआर 1 बाय पर्सन नॉट ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम विच एवर इज लेटर। मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, इसमें थोड़ा सा कुछ बता दो। आओ, मैं क्या कह रहा हूं समझो। मैंने कहा एक पर्सन है, ये कितने लोगों से सप्लाई ले रहा है, बात समझ में आ गई क्या? अगर मान लो ये किसी ऐसे पर्सन से, जितने भी सप्लायर हैं इसके, वो ऐसे सप्लायर से लेता है जो कि जिन्होंने मंथली स्कीम ले रखी है, तो जिनको कब तक भर देना होता है जीएसटीआर 1 अपना? 11 तक भर देना है क्या? अरे बोलो। तो इसका 2B कब जनरेट हो जाएगा? 12 से जनरेट होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं ये सारे के सारे लोग क्यूआरएमपी स्कीम में है, तो ये कब तक भरेंगे फाइनल? 13 तक। तो यहां पर इसका जनरेट कब होना चाहिए? 14 से, ठीक है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम ऐसे पर्सन की कि इसमें से ये 2 लोग जो हैं वो क्यूआरएमपी स्कीम में जिससे तुमने परचेज किया है, और ये 2 लोग जो हैं वो 11th में, मतलब जो वो 11 तारीख तक भर देते हैं, क्योंकि वो क्या है, मंथली स्कीम में। तो अब इसका 2B कब करें? 12 तारीख को करें या 14 तारीख को करें? कह रहे 12 तारीख और 14 तारीख, विच एवर इज लेटर।
सिंपल हो गया ना। अगर तुम्हारे सप्लायर ऐसे हैं जो कि QRMP स्कीम में भी हैं और जो कुछ सप्लायर आपके मंथली वाले भी हैं, तो आपका 2B कब जनरेट करना चाहिए? 12 तारीख को। अरे 12 तारीख को अगर 2B जनरेट हो जाएगा, ये स्टैटिक है, तो 13 तारीख को अगर कोई QRMP वाला डालेगा तो वो तो इस बिल में यहां पर 2B में आएगा ही नहीं। तो 2B में नहीं आएगा तो आप 3B में क्लेम नहीं कर पाओगे। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपके? तो यानी कि क्या बात कर रहे हैं हमने बोला अगर दोनों मिक्स हैं तो विच एवर इज लेटर वाला कॉन्सेप्ट ही चलेगा हमेशा, हाँ है ना। तो क्या बोल, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो यही तो बोला है इसने। क्या बोला है यहाँ पर, कब आपको करना पड़ेगा? कह रहे हैं अगर 2 महीने की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ्स में क्या हो रहा है, कुछ लोग क्या कर रहे होंगे, हमारे IFF में भर रहे होंगे 13 तारीख तक, मतलब अपने IFF में भर रहे होंगे 13 तारीख तक, और वो हमें ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा, ठीक है, बाय पर्सन ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन सॉरी QRMP स्कीम, यानी 13 तारीख के बाद की बात कर रहे हैं हम। अरे बोल दो ना। yes, और यहां पर बात कर रहे हैं जिसने QRMP स्कीम नहीं है, यहां पर 11 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 13 तारीख के बाद वाली डेट कौन सी है, यहां पर 14th, और यहां पर डेट कौन सी है 12। तो विच एवर इज लेटर कौन सा है इन दोनों में से, 14th, 12 एंड 14। तो 14 जून को आपका क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट होगा 2। बोलो बात यहां तक समझ में आ गई है क्या अच्छे से? yes, sir. चलिए बोल रहे हैं हम लोग, मैंने बोला कि 2 क्वार्टर के बारे में तो समझ में आ गया या नहीं आया, बताओ जल्दी जल्दी से। अगर सामने वाले ने QRMP स्कीम ले रखा है, ठीक है, तो उसके 2 क्वार्टर का कब तक आएगा, जल्दी से बताओ। 2 क्वार्टर तक, 2 क्वार्टर तक बोलो ना, 14 तक, 14 तक आएगा ना। क्यों सर वो तो GST क्योंकि 13 तक तो उसको GSTR 1 भरने की, GST IFF में भरने का अपॉर्चुनिटी है ना, तो 14 तक आएगा इसका सामने वाले का, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग कि 3rd क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 3rd क्वार्टर ऑफ द मंथ, क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड मंथ इन GSTR 1। देखो लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कब इसका 2B बनेगा, 2B कब बनेगा, कह रहे हैं उस दिन के बाद बनेगा जिस दिन ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड मंथ इन GSTR 1 खत्म होगा, उसके अगले दिन बनेगा। तो यानी कि फॉर एग्जांपल में मींस क्या बना, यानी सप्लायर टेकन फ्रॉम ओनली सप्लाई, क्या बोला, सप्लायर्स टेकन फ्रॉम ओनली सप्लाईज नॉट ऑप्टिंग QRMP, यानी कि कौन से सप्लायर की बात कर रहा हूं, जो कि QRMP स्कीम में नहीं है। तो यानी इट कैन बी कब तक आ सकता है, 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जनरेट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन से सप्लायर से आपके, QRMP वाले नहीं है, तो यानी 11 तक, 11 के बाद हो जाएगा यानी 12 में। लेकिन अगर सप्लाईज टेकन फ्रॉम दी बोथ टाइप ऑफ सप्लायर, दोनों टाइप यानी मिक्स सप्लायर, कौन कौन से, जो कि एक तो रेगुलर स्कीम में है, मतलब जो सॉरी मंथली वाले ऑप्शन में है, और एक QRMP वाले ऑप्शन में है, तो दोनों से अगर ले रहे हो तो कब कब जनरेट होगा, फॉर एग्जाम्पल भी मैंने लिया हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, उस पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया ताकि आप समझ सकें और पेपर में उसको लिख सकें। टैक्स पीरियड अगर मई है मान लो, तो सप्लायर है नॉट ऑप्टिंग QRMP स्कीम, यानी कि QRMP स्कीम नहीं लिया उसने, तो GSTR 1 मंथली भर रहा होगा, कब तक भरेगा, अप टू 11th ऑफ जून तक। तो सामने वाले का आप GSTR 1 भर दोगे तो सामने वाले का 2A जनरेट हो जाएगा ऑन कब तक, 12 ऑफ जून। 2B लिखना है, 2B की बात कर रहे हैं ना हम, 2B की बात कर रहे हैं, तो क्या किसका कब जनरेट हो जाएगा ये 2B, सब में 2B है, 2B, ठीक है क्या, कब तक जनरेट हो जाएगा बोलो, मंथली वाले स्कीम में है बंदा, 12th ऑफ जून तक हो जाएगा। और ITC रिलेटेड टू दी पीरियड फ्रॉम, कहां से लेके कहां तक बोलो ना, 12 मई
से लेकर 11 जून तक, यानी कि अब बताओ यहां पर जब वो जो कौन सी डिटेल्स भरेगा, 11 तारीख तक कौन सी डिटेल भरेगा, पिछले महीने कौन सी डिटेल बताओ, जून, मई में, मई की कौन सी तारीख से लेके 1 तारीख से लेके 1 तारीख से लेके 30 मई तक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताओ, मुझे बात बताओ, कुछ जो डिटेल्स होगी, कौन सी डिटेल्स होगी, ये एक दिन पहले की 12 जून को मेरा क्या जनरेट हो जाएगा, टू बी जनरेट हो जाएगा, यानी 12 तारीख को मेरा टू बी जो जनरेट होगा, कहां से लेके कहां तक की डिटेल उसमें होगी, पिछले 1 महीने की डिटेल्स होगी या नहीं होगी आईटीसी की, पिछला दिन कौन सा, 11 जून, 12 मई से लेके 11 जून तक हो जाएगा, अरे बोलो, 12 जून। क्लेम कब करोगे, क्लेम कर लो जीएसटीआर 3B में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 11 जून तक जितनी भी आपने अपलोड कर दिए हैं, 11 जून तक जितने भी अपलोड कर दिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आपने मई की रिटर्न भरनी है किसमें, जून में, ठीक है क्या। यहां पर किसके बात कर रहे हैं, रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम, यहां पर जितने भी मई 12 से लेके 11 तारीख तक आपने जितने भी अपलोड किए हैं, उतने तक का क्या मिल जाएगा आपको, इनपुट मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा समझो और अच्छे से बताता हूं आगे। नेक्स्ट मंथ आ गए जून में, बताओ मई का किसकी बात कर रहे हैं हम, मई की बात की थी अभी हमने, कहां से लेके कहां तक का, 12 जून को इसका आ जाएगा, 12 जून को जनरेट हो जाएगा। तो इसमें जो 2B में इंफॉर्मेशन आ रही होगी, कहां से लेके कहां तक की आ रही होगी, पिछला दिन कौन सा है, सामने वाले ने कितना भरा होगा, 12 मई से लेके 11 जून तक जो भी उसने भरा होगा उसी की डिटेल आएगी। अरे बोलो ना, एक बात बताओ, यहां पर जून खत्म हुआ, जून 11 जून तक वो भर सकता है, उसके बाद नहीं भर सकता, डिटेल भर सकता है क्या 11 जून के बाद वो जीएसटीआर 1 में, नो सर। अब वो भरेगा कहां तक, अब मान लो जून आ गया, तो सेम सप्लायर है, जीएसटीआर 1 मंथली भरते हैं, अप टू कब तक भरेगा ये, 11 जुलाई तक, सामने वाले का जनरेट हो जाएगा कब तक, 12 जुलाई तक। लेकिन 12 जुलाई तक कौन से मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कहां से लेके कहां तक के आईटीसी अवेलेबल होंगे आपको, इसके एक दिन पहले, अरे बोलो ना, जो कि अपलोड कर दिए होंगे इसने 11 जुलाई और 12 जून तक, सर 11 जून तक, यानी 1 से लेके 11 जून कहां पर आ गया, अरे ऊपर आ गया ना, ये तो उसके पिछले महीने में आ गया होगा, याद आ रहा है, थोड़ा समझो इसको। सर एक बात पूछनी, बोलो। सर जब हम बैंक की भरते हैं, हाँ। मंथ की हमें, तो मैं उसमें डाली जाती है, बिल्कुल, तो हम डालते नेक्स्ट मंथ 30 जुलाई आईटीसी रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम, यानी कि जो उसने भरे हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो इसने भरे हैं, कौन से पीरियड तक वो भरता है उसकी बात कर रहे हैं हम, बात समझ में आ रही, मैं कह रहा हूं मई की डिटेल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मई की डिटेल भरी जाएगी हमारी जून में, बताओ 1 तारीख से लेके 11 तारीख तक के बीच में भरते हैं हम इनवॉइसेस। तो 1 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में जो इनवॉइसेस भरते हैं, ये कौन से रिलेटेड होते हैं, कहां से लेके कहां तक के रिलेटेड होंगे, पिछले मंथ में जो मैंने सेल्स किए हैं, इसमें मैंने सेल्स की होंगी, इसके बारे में डिटेल्स होंगे। अरे बोलो ना, ऑटो जैसे ही मैंने यहां पर, अब क्या हो गया है, जैसे ही मैं सेल करता हूं मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं, जैसे ही मैं सेल करता हूं अपलोड
कर देता हूं, तो जैसे ही अपलोड कर देता हूं तो कौन सी डिटेल आ गई, 1 से लेके 11 तक की डिटेल कहां पे आ जाएगी, सामने वाले के 2B में आ जाएंगी, सामने वाले के 2B में आ जाएंगी। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, किस में आ जाएगी? मतलब सर GSTR 1 लास्ट मंथ से लेकर उस जून की 11 मतलब सब एक भर सकते। जून की बात नहीं कर रहे, मैंने कहा कि इस चीज के जितने भी इनवॉइसेज हैं वो इस पीरियड में भरते हैं, वो पीरियड की बात कर रहा है कि आपको कहां से लेके कहां। ये मैंने क्या बोला, ये इसके बारे में बात की थी, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। तो कह रहे कि कौन से पीरियड तक की डिटेल यहां पर आ जाएगी, जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि फिर नेक्स्ट 2B में मैं कितना लूंगा। बात समझ में आ रहा है? फाइनल की तो बात करें तो क्योंकि हाँ स्टैटिक होता है, तो यानी यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, 2B कब जनरेट होगा आपका, बोलो 2B जनरेट हो जाएगा 12 तारीख को, तो यानी कि 11 तारीख डिटेल कहां से लेके कहां तक आएगी, 11 तारीख से लेके 12 तारीख, यानी 12 मई से लेके कब जनरेट होगी, बोलो ना 11th ऑफ जून तक। यानी क्या बोल रहा हूं समझो, इनवॉइस अपलोड की बात नहीं कर रहा हूं, आप इनवॉइस अपलोड की बात को बार बार लेके पकड़ रहे हो कि जून की इनवॉइस अपलोड, नहीं भाई नहीं, मैं यहां पर बोल रहा हूं 2B जो मेरा जनरेट हुआ है इसमें कहां से लेके कितने पीरियड तक के लिए है, वो 12 मई से लेके यहां तक की है। फिर अब नेक्स्ट जो 2B जनरेट होगा मेरा, वो कहां से लेके कहां तक होगा, ये अगर कहां तक है, ये जून तक है, ये जून तक हो, 12 जून को हुई है, ये कब होगी हमारी 12 जुलाई को, यानी कि 11th ऑफ जून, सॉरी 11th ऑफ जुलाई से लेकर 12 ऑफ जून, जून होगा ना, जून से जुलाई, 11 जुलाई यही होगा ना, इसका जनरेट होगा। ये पीरियड की बात बता रहा है, कह रहा है कि भैया कब कब जनरेट होगी, मतलब ये जो 2B दिखा रहा है वो ये पीरियड के बारे में दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? अब कट ऑफ जिसको बोलते हैं, कट ऑफ डेट बोलते हैं इसको। अब ये जो 2B दिखा रहा है वो किस पीरियड के बारे में, इसको कवर किया है उसने। फिर नेक्स्ट वाला 2B मेरा जनरेट होगा, कब जनरेट होगा 2B, 12 ऑफ अगस्त को, जुलाई हो गया ना यहाँ पर, को जनरेट होगा नेक्स्ट। हाँ तो कब उसमें डिटेल कौन सी होगी, इसके एक दिन पहले 11th ऑफ अगस्त, कहां तक आ जाएगा, जुलाई, 12th ऑफ जुलाई, तो 12 जुलाई से लेकर 11 तक, ये इसमें हमारा आ जाएगा। अब बात क्लियर समझ में आ रही है आपको, ठीक है क्या? इस पीरियड की बात हो रही है, आप इनवॉइस को मत लेके पकड़ो कि कौन से, अच्छा ये इनवॉइस भर सकते नहीं, इनवॉइस की नहीं, हम 2B के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि 2B जो है मेरा कहां से लेके कहां तक जनरेट हुई है। अब 2B ने जनरेट कर दिया 12 तारीख से लेके 11 तारीख, अब इसके बाद ही तो नेक्स्ट वाले में आएगा। कहां तक? हाँ मतलब कौन सी डेट तक के उसने 2B में डिटेल्स आ रही होंगी। अब ये जो 2B कवर कर रहा है वो कौन सी डिटेल्स को कवर कर रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, यानी कि अब जब 11 तक जब आप भर नहीं पाते हो, समझ में आ रहा है, 11 तक आप के बाद नहीं भर पाते हो, लेकिन 15 तारीख को दोबारा पोर्टल खुलता है, दोबारा आपका GSTR 1 खुलता है, समझ में आ रहा है, GSTR 1 दोबारा खुलता है सप्लायर का, 15 तारीख के बाद 15 तारीख को दोबारा खुल जाता है GSTR 1। अब आपको जो आपकी जो रह गई थी उसको आप फिल कर दो GSTR। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज, हेलो, हाँ सर। देखो हाँ मैं क्या कह रहा हूँ ये समझो, मैंने कहा कि GSTR 1 जो भरा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ GSTR 1 जो भरा है, GSTR 1 जो भरा है वो भरते हो आप 11 तक, इसके बाद आप नहीं भर सकते हो, मतलब सॉरी GSTR 1 में जो क्या इनवॉइस आउटवर्ड सप्लाई जो आप भरते हो वो आप इसके बाद नहीं भर पाते हो, कहते हैं 11 तक भर दो, यही है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 तक के बाद आप भर ही नहीं पाओगे, 15 तारीख को दोबारा ओपन करते हैं और दोबारा आपको बोलते हैं जो रह गए हैं वो इनवॉइसेस डाल दो। अब लेकिन जब इनवॉइसेस आप डालोगे, ये जो इनवॉइस डालोगे ये 2B में आपका सामने वाले की 2B में आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं ये कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, समझो इसकी बात कर रहा हूं मैं,
सर आपने लास्ट में 15-17 लिखवाया था, वो क्या था फिर जो 2 दिन के लिए open हाँ होता है? 15 से 17, वही तो बोल रहा हूँ मैं अभी, 15 से 17 दोबारा ओपन होता है, इसी की बात तो कर रहा हूं मैं। ये देखो सप्लायर है, इसने मान लो 11 जून तक 3 इनवॉइस, मान लो इसके 6 इनवॉइसेस थे, या फिर चलो मानो 8 इनवॉइसेस थे। 8 इनवॉइसेस में से इसने 3 इनवॉइसेस कहां तक डाल दिए उसने, 11 जून तक, जून तक जीएसटीआर 1 में। 1। सामने वाले का, अगर ये जो बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ मंथली वालों से ही लेता है, तो इसका जीएसटीआर 2B जो है वो कब तक जनरेट हो जाएगा, 12 जून, जुलाई, जून। 12 जून को हो जाएगा ना। अब 12 जून को जब हो जाएगा, क्या ये स्टैटिक है या चेंज होती है, स्टैटिक है, स्टैटिक स्टैटिक है, चेंज नहीं होगी, यानी जो इसमें मेंशन करोगे उतना ही क्लेम कर पाओगे 3B में, बोलो ना यस। अब यहां पर जब हमने बोला कि चलो 11 तारीख को के बाद 12 को नहीं, 13 को नहीं, 14 को नहीं, अब 15 तारीख को 2 दिन के लिए खुलता है दोबारा, आप अपलोड कर दो कितने बिल जो रह गए हैं। कौन से बिल उसने रह गए, कितने बिल रह गए थे बताओ। 5। अब 5 बिल इसने यहां पर जनरेट करके दे दिए, 5 बिल यहां पर उसने जीएसटीआर 1 में भर दिए, जीएसटीआर 1 में भर दिए। तो क्या ये यहां पर अपलोड दिखाएगा, यहां पर दिखाएगा क्या इसको, नहीं सर, ये तो नेक्स्ट अब यहां पर आती है बात, आप बात करोगे कि सर कट ऑफ डेट क्या थी, कट ऑफ डेट थी इस 2B की, ये जो स्टैटिक जनरेट हुआ आपका, इसकी कट ऑफ डेट का क्या थी, यानी कहां से लेके कहां तक के पीरियड का यहां पर शो हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज तो आप क्या बोलोगे, वेरी गुड, यानी कि 12 मई से लेके 11 जून तक का आपका यहां पर आ गया। अब नेक्स्ट जो 2B जनरेट होगा वो कहां से लेके कहां तक जनरेट होगा, 12, हाँ 12 जून से लेके 11 जुलाई तक, वेरी वेरी गुड, यहां तक जनरेट होगा। यानी कि अब जो ये जो 5 इनवॉइसेस हैं वो कहां पे आएंगे, इसमें। क्यों, क्योंकि ये कौन से डेट पे, मान लो 15 जून की बात कर रहा हूं, तो 15 जून कहां पर आ रहा है, 12 जून से लेके इस पीरियड के बीच में आ रहा है 11 जुलाई, तो इसमें 2B में शो होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, अब क्लियर है पॉइंट, अच्छे से क्लियर हो गया, कट ऑफ डेट क्लियर हो गई। कट ऑफ डेट पूछेंगे कि भैया 2B की कट ऑफ डेट क्या है, ये है, फिर उसके बाद की कट ऑफ डेट क्या है, वो पूरा का पूरा आपको थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, समझ में आने से रहा हो, अगर आप अपने खुद से ही रीड करते हो उसको, आपको लगता नहीं कि ये समझने से थोड़ा सा हमारे परे है। देखो अभी, अब आप अगर उसको पढ़ोगे ना थ्योरेटिकल, जो आपके नोट्स हैं किसमें, आईसीआई के मटेरियल, तब आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन आपके उसको समझने के लिए क्या, ये जो मैंने अभी चार्ट बनाया हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी था। कहाँ गया, मंथली के बारे में बताया था अभी। अब ये बी पार्ट जो है वो क्या है, टैक्स पीरियड जुलाई टू सितंबर, अब इसकी बात कर रहे हैं हम, यानी कि सप्लायर का ऑप्टिंग क्यूआरएमपी स्कीम। अब जब कोई जो रेसिपिएंट है वो क्यूआरएमपी वाले से क्या डील कर रहा है, अब डील करता है, तो अब बता दो मेरे को कब उसका 2B जनरेट होता है, 14 को या 12 को, 14 को, 13 तक तो अपलोड ही होगा ना। वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं उसके पहले मंथ की बात करूं, फर्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर जुलाई में, वो आईएफएफ में भरता है या फिर जीएसटीआर 1 भरता है, आईएफएफ में। कब तक भरता है वो, 13 अगस्त तक भरता है। तो जनरेट होगा सामने वाले का कहां तक, 14 अगस्त, ठीक है। आईटीसी रिलेटेड टू दी कहां से लेके कहां तक होगा, जल्दी से बता दो, 14 जुलाई से लेके, इससे एक दिन पहले से लेके 14 जुलाई। सर यहाँ पर आपने 12 क्यों डाला, 12 तो इसलिए डाला, अगर सामने वाले का मान लो ये कौन है, अगर मिक्स वाले हैं इसमें तो 14 आ जाएगा, तो 14 डेट लेंगे। अरे बोलो ना, मिक्स वाले हैं तो 14, हाँ, और क्यूआरएमपी वाले की बात नहीं, यहाँ पर मैं फिक्स बता रहा हूँ, फिक्स की बात कर रहा हूँ कि कहाँ से, हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं फिक्स डेट की बात बता रहा हूँ ना, कि कहाँ से लेके कहाँ तक। अगर मैं ये जो रेसिपिएंट है इसके 2B की बात कर रहे हैं, इसने मिक्स सप्लायर से लिया है, जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में भी है और
और मंथली वालों से भी लिया है। तो उसके लिए कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट, 14 से लेके 13, है ना। हाँ सर। और अगर सिर्फ ओनली क्यूआरएमपी वाले से लिया है तो भी कौन सा, 14 से लेके 13। लेकिन अगर उसने ओनली किससे लिया है, मंथली वाले से, तो क्या होगा उसका 12 से 11। 12 से लेके 11। ठीक है क्या, कोई दिक्कत है इसको समझने में। चलो सेकेंड मंथ भी बिल्कुल सेम रहेगा, ऐसी 13 सितंबर तक जाएगा। 13 सितंबर तक जनरेट होगा, कब, 14 सितंबर तक। तो यानी कि एक दिन पहले से लेके 14 अगस्त तक का यहाँ पर डेट बना रहेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट लास्ट मंथ की बात करते हैं। तो लास्ट मंथ जीएसटीआर 1 में जाती है। लास्ट मंथ किस में भरते हो, वेरी गुड, वो अपलोड करते हो जीएसटीआर 1 में। तो 2B में कितना जनरेट, कहाँ तक जनरेट होगा, 14 अक्टूबर तक। और 14 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक की के जितने भी इनवॉइसेस रहेंगे उससे रिलेटेड पीरियड में, वो आप यहाँ पर 3B में क्लेम कर पाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब तक हम जीएसटीआर 1, 2A 2B के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें हमने रिटर्न्स के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो होगा हमारा जीएसटीआर 4 के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है कॉम्पोजिशन वाला। इसके बारे में 4 के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ 5 के बारे में, जीएसटीआर 5 के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अदर रिटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनुअल रिटर्न्स के, फाइनल रिटर्न्स, फर्स्ट रिटर्न। उसके बाद एक छोटा सा 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला। बोलो ठीक है क्या, चैप्टर आपका ये वाला बड़ा कर दिया। मैंने बताया था आपको जीएसटीआर का चैप्टर इन्होंने बड़ा कर दिया है ना। लेकिन आपको थ्योरेटिकली अगर आप पढ़ोगे तो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, जितना अभी तक हमने लिखा है। थ्योरी में घुसने की जरूरत नहीं है, इतना भी पढ़ के जाओगे मोर देन इनफ है। इसके बाद क्वेश्चन हिट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है। यस जितना मैं लिखवा रहा हूँ बस वो और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बस खत्म। इसको भी पढ़ के जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर टाइम मिल रहा है तो एक बार गो थ्रू कर लेना, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा वहां पर भी आपको। इसकी गारंटी हम लेते हैं अपनी क्लास में, है कि नहीं। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। यस सर। ओके, अच्छा कितना टाइम हो गया, अरे 10 बज गए। चलो ओके बाय बाय, 2 घंटे की क्लास होगी शायद, है। बाय सर। बाय बाय। नहीं, 8:15 से तो स्टार्ट ही किया। हाँ 8:15 से स्टार्ट किया था, सही कह रहे हो। चलो ओके बाय बाय। बाय सर। बाय, यू वेलकम।